अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस बर्र सगीर की तारीख का मशहूर व मरूफ केस। इसके अंदर ऐसे हकायक जिनको छुपाया गया, जिनको मंजर आम पे नहीं लाया गया, जिसके अंदर तारीख का एक बहुत बड़ा गुमनाम हीरो भगत सिंह इन्वॉल्व था, जिसने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फोंक दी, बर्र सगीर की आवाम के अंदर एक नया जज्बा, एक नया वलवला डाल दिया उनकी तहरीक आज़ादी के अंदर। ये केस है लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। इस केस को आज तक कोर्ट्स प्रोसीडिंग के अंदर छुपाया गया, सही फैक्ट इसके सामने नहीं लाए गए। आज हम इस केस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, इसकी एक एक पहलू को, अदालती कार्रवाई को, ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ, FIR कौन सी हुई, अदालत के अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई, कौन से स्पेशल ट्रिब्यूनल इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे और कौन से स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए गए जो कि बर्रे सगीर की तारीख में पहली बार बनाया गया था वायसराय के स्पेशल ऑर्डर के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्रीहेंसिवली और डिटेल आज आपको बताऊंगा। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस, जिसको LCC भी कहा जाता है जुबान ज़दाम में। ये केस का जो सबसे मेन अक्यूज है, बल्कि उसको मैं सबसे मेन विक्टिम कहता हूं इस केस का, वो है भगत सिंह। भगत सिंह जिसने आज़ादी की तहरीक में एक नई जान फूंक दी, एक नई रूह फूंक दी, ऐसा जज्बा, ऐसा वलवला लोगों को दिया कि उसके बाद अंग्रेज़ों से बर्रे सगीर पर हुकूमत करना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। इस केस को समझने के लिए पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसकी आगाज़ क्या थी। भगत सिंह के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एज यूजुअल होंगी, लेकिन इस केस के बारे में नहीं है। जैसे कि भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को लैलपुर के एक नवाही गांव के अंदर पैदा हुआ, वहीं पर उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद लाहौर में आकर अपनी अगली आला तालीम को हासिल किया। इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एक मुतहर्रक कारकुन भी रहा है, जिसके बाद ये केस स्टार्ट हुआ। ये केस स्टार्ट होता है लाला लाजपत राय की मौत से। हुआ कुछ यूं कि 1 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जहां पर एक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। उस पुलिस सुप्रीडेंट का नाम था जेम्स स्कॉट। और उसके बाद लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाते हुए को उनकी डेथ हो जाती है। जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो उनकी मौत का बदला लेने की ठानती है, जिसके अंदर सुखदेव, भगत राम देव, राज चंद्रशेखर और बहुत से मुतहर्रिक कारकुनान हैं, जिनके अंदर भगत सिंह और राजगुरु और कुछ इनके साथी हैं जो पुलिस सुप्रीडेंट को मारने का प्लान बनाते हैं। 17/12/1928 1928 को भगत सिंह और राजगुरु शाम को 4 बजे पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करते हैं। एक इनका साथी है जो इनको इतला देता है कि मिस्टर जेम्स स्कॉट कौन है, लेकिन मिस इंफॉर्मेशन पर ASP असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर जोहन सैंडर्स का मर्डर कर देते हैं। तकरीबन 8 गोलियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जिस्म से निकाली जाती हैं। भगत सिंह और राजगुरु मिस्टर जोहन सैंडर्स के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके भाग जाते हैं। यहां स्क्रीन पर आप उस वक्त की FIR भी देख रहे होंगे, जो कि अनारकली थाने में दर्ज की गई FIR है, जिसके अंदर जो कांस्टेबल है थाने का वो तमाम वाकया लिखवाता है, लेकिन इस FIR के अंदर कोई भी नॉमिनेट मुल्जम नहीं है, अननाउन मुल्जम है, गैर मालूम नामालूम मुल्जम है। नामालूम मुल्जम के खिलाफ ये FIR की जाती है। ये FIR भी 17/12/1928 को शाम 7 बजे तकरीबन दर्ज कर दी जाती है। नामालूम FIR है, कोई मुल्जम इसके अंदर नहीं, नॉमिनेट मुल्जम नहीं, नामालूम मुल्जमान है, लिहाजा ये FIR प्रोसीड होती रहती है। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाकी जो उनके दोस्त हैं वो फरार रहते हैं कुछ अरसा, और ये फाइल दाखिले दफ्तर हो जाती है बिना किसी सबूत के, बगैर किसी मुल्जम को पकड़े। इसी दौरान भगत सिंह
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंकने की प्लानिंग करते हैं, जहां पर ये कुछ एक और दोस्त को अपने साथ मिलाते हैं और बम बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन उस बम के अंदर ये जहरीला और खतरनाक मवाद नहीं शामिल करते जिससे लोगों की जान को खतरा ना पहुंच सके। तो लिहाजा अप्रैल 1929 1929 को भगत सिंह और केशव दत्त ये दो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंकते हैं एक खाली जगह के ऊपर, और साथ ही अपनी वॉलंटरली गिरफ्तारी भी दे देते हैं, अपनी मर्जी से वहां पर गिरफ्तारी भी अपनी दे देते हैं। गिरफ्तार करके इनको जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। इनके ऊपर केस स्टार्ट हो जाता है। साथ ही कांग्रेस के और बाकी जो बड़े सगीर के हिंदू नुमाइंदे हैं वो भगत सिंह की इस कार्रवाई को गैर कानूनी, गलत, सरासर बेबुनियाद और इंतहा पसंदी के साथ तशबीह देते हैं और इसको कंडम करते हैं कि ये गलत है, सरासर है, ज्यादती है, बेबुनियाद है, वगैरह वगैरह। इस तमाम सिनेरियो के अंदर मोहम्मद अली जिन्नाह का भी एक छोटा सा लेकिन वाइटल रोल है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। और ये जो बम फेंकने का केस है, बम ब्लास्ट, इस केस को स्टार्ट कर दिया जाता है। एक सेशन जज साहब इस केस को मजिस्ट्रेट साहब सुनने लग जाते। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे जिनके पास आज के एडिशनल सेशन जजेस की पावर्स और इख्तियारात भी थे। इसी दौरान जो मिस्टर सैंडर्स का केस है, मर्डर का, जो एएसपी थे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका केस को भी रीओपन कर दिया जाता है, जो कि दाखिले दफ्तर हो चुकी थी, डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी फाइल, उनको भी रीओपन कर दिया जाता है। लेकिन इसकी स्टोरी बहुत मजे की है। बहरहाल जब बम ब्लास्ट होता है तो भगत सिंह यह बताता है कि जी हमने चूंकि वहां पर केमिकल नहीं डाला था, मवाद जहरीला नहीं था, लिहाजा हमने ये जगह देखकर वहां पर बम फेंका कि जहां पर लोगों की मौत ना हो, जनरल कैजुअल्टी ना हो, अमवात ना हो, इस तरीके से हमने बम फेंका और बम के अंदर ऐसा कोई भी जहरीला मवाद नहीं था। तो लिहाजा ये जो बम ब्लास्ट है, इससे मैक्सिमम भी सजा दी जाती तो 2, 3 साल, 4 साल तक सजा दी जा सकती थी, डेथ इंप्रिजनमेंट नहीं। जब मिस्टर सैंडर्स का केस ओपन हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, चूंकि उसका जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिया के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक पड़ा कि मिस्टर सैंडर्स को भगत सिंह ने कहीं ना कहीं उस केस में इन्वॉल्व है, उनको कत्ल करने में। तो लिहाजा उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट किया और बहुत सारे जो और इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के मुतहर्रिक कारकुनान थे उनको अरेस्ट किया। इन्हीं में से 2 लोग अप्रूवर बन गए, वादा मुआफ गवाह। मिस्टर सैंडर्स के केस के अंदर 2 लोग वादा मुआफ गवाह बन गए इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट तंजीम के, जिन्होंने बताया कि मिस्टर सैंडर्स एएसपी को भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलके कत्ल किया था और इस केस के अंदर सुखदेव भी बराबर का शरीक था इस प्लानिंग के अंदर, इनको भगाने में, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। एक चीज आपको बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि यह एहसान है मुसलमानों पर कि उनको एक अलग वतन मिल गया। इस केस के अंदर कानून की ऐसी ऐसी धज्जियां उड़ाई गई, ऐसी ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि इंसान, अगर एक वकील है, एक सेंसेबल इंसान है, कानून को समझता है, वो हैरान हो जाएगा कि यार इतने बड़े ब्लेंडर भी उस वक्त मारे जाते थे, इतनी बड़ी धज्जियां उड़ाई जाती थी कानून की। बहरहाल इसको आगे चल के पढ़ते हैं। तो ये जो 2 वादा माफ गवाह हैं, इन्होंने तमाम स्टोरी बता दी कि जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इस केस के अंदर शामिल थे। तो जो बम ब्लास्ट का केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, वहां पर मिस्टर सैंडर्स का केस भी साथ में मर्ज हो गया, ये भी रीट्रायल के लिए आ गया। ये लोग हैरान थे कि इनके पास तो एविडेंस ही नहीं, जब एविडेंस नहीं है तो ये केस ओपन कैसे कर दिया। जब ये दोनों वादा माफ गवाह यहां पर आए, इन्होंने गवाही दी यहां पर आके कि जी हम लोग इनके साथ शामिल थे, इन्होंने हमें भी उकसाया और इन्होंने ही मिस्टर सैंडर्स का मर्डर किया है। और इसी असना के अंदर जो भगत सिंह है वो अवाम में काफी पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, या अदालती प्रोसीडिंग के अंदर इस तरह के अल्फाज बोलता है, इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल करता है, ऐसी तकरीर करता है कि अवाम के अंदर भगत सिंह की एक पहचान बनना, इसकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान जो वायसराय इंडिया है, जो वायसराय हिंदुस्तान है, वो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसके अंदर 3 जजेस स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत, बहुत सारे उनको अजाफी इख्तियारात मिले होते हैं, हाई कोर्ट वाले भी और सेशन कोर्ट वाले भी, जो कि इस केस को सुनेंगे, इस केस को डिटेल से सुन के इसके ऊपर जो भी सजा बनती है वो देंगे। उस ऑर्डिनेंस के तो था कानून के मुताबिक, लेकिन कानून की धज्जियां बहुत सी उड़ाई गई। ये वायसराय का ट्रिब्यूनल जो है केस को सुनना स्टार्ट करता है, भगत सिंह को बुलवाया जाता है। जब भगत सिंह आता है और बाकी इसके जो साथी आते हैं, मिस्टर सैंडर्स के केस के अंदर ये जो 2 वादा मुआफ गवाहान हैं, इनमें से एक गवाह बदल जाता है।
वो एक गवाह वो ये कहता है कि जी मुझे पुलिस ने मार मार के तशद्दुद करके इस बात पे मजबूर किया कि मैं गवाही दूं कि भगत सिंह इस केस में शामिल था। लॉ ये कहता है कि अगर वादा माफ गवाह अगर एक से जायद हैं और एक गवाह 22 हो जाए, एक गवाह इनकार कर दे गवाही से, या एक गवाह ये कह दे कि मुझे मार के इन्फ्लुएंस के जरिए थ्रेटन करके थ्रेट देकर मनवाया गया है कि जी उसके खिलाफ गवाही देने, तो जो बाकी वादा माफ गवाह हैं उनकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। इस एक गवाह के बदल जाने के बावजूद कोर्ट ने सजा को जारी रखा। अभी सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, इससे आगे और भी बड़े बलंडर लगे। वो ये कि इसी दौरान मिस्टर जिन्ना, इंटरनेशनल जिन्ना लॉ फर्म की तरफ से एक वकालतनामा आता है भगत सिंह की तरफ से मिस्टर सैंडर्स के केस में इस स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन मिस्टर जिन्ना को भगत सिंह शुक्रिया अदा करके इस तरीके से इनकार कर देते कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वकालत के लिए वकालतनामा भिजवाया, लेकिन मैं ये केस आपसे नहीं लड़वाऊंगा, इस केस को मैं किसी भी वकील से नहीं लड़वाऊंगा, ये केस मैं खुद से ही लड़ूंगा। और मुझे पता है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि मुझे सजाए मौत देनी ही देनी है, मुझे फांसी मिलेगी ही, तो लिहाजा आप अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करें। मेरे ऊपर फांसी इंपोज होगी, मुझे फांसी मिलेगी ही, लेकिन इस केस को जहां तक मुमकिन हुआ मैं खुद से अपने तरीके से ही टैकल करूंगा। तो लिहाजा आपका बहुत मशकूर रहूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वकालतनामा यहाँ पर दिया, जबकि आप बरसीर के सबसे मशहूर और महंगे वकीलों में शुमार किए जाते हैं। बहरहाल मोहम्मद अली जिन्ना का सिर्फ इतना ही रोल था। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने, कहा जाता है, कभी भी भगत सिंह के किसी भी एक्ट को कंडेम नहीं किया, बुरा नहीं कहा, गलत नहीं कहा। वो ये कहते थे कि नौजवान है, जज्बाती है, बस, गलत नहीं कहते थे। इसके पैरेलल जो गांधी साहब थे उन्होंने बारहा भगत सिंह के बहुत से इकदाम को गलत, बेबुनियाद और गैर कानूनी करार दिया था और लोगों को तनबीह की थी कि वो भगत सिंह के तरीकेकार के ऊपर ना चले। बहरहाल उसके बाद जब कोर्ट में हंगामा आराई होती है तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये भगत सिंह और इसके साथियों को दोबारा अदालत में पेश नहीं करवाते और अदालत की तमाम कार्रवाई भगत सिंह की गैर मौजूदगी में और इनके साथियों की गैर मौजूदगी में सरअंजाम दी जाती है। यहां पर उन्हीं अंग्रेजों का बनाया हुआ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है। सीआरपीसी का सेक्शन, ये वही सीआरपीसी है जिनको इन्हीं अंग्रेजों ने खुद से बनाया था। सीआरपीसी का सेक्शन 353, सीआरपीसी 353 353 अप्लाई होता है। यहां पर एविडेंस टू बी टेकन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, जो एविडेंस है वो मुल्जम की मौजूदगी में ही रिकॉर्ड की जाएगी। मुल्जम की गैर मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। एक एक्सेप्शन है सिर्फ, वो भी एक्सेप्शन ये है कि मुल्जम की गैर मौजूदगी में तब एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी जब मुल्जम पकड़ा ही नहीं गया, इश्तिहारी है, जेल में ही नहीं है, अदालत की या कानून की गिरफ्त में नहीं है, तब एविडेंस मुल्जम की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन अगर मुल्जम पकड़ा गया है, मुल्जम अरेस्ट हो गया है, कानून की गिरफ्त में है, तब एविडेंस मुल्जम की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सीआरपीसी क्लियर कट इसके ऊपर बताता है। इसके बावजूद इस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह की गैर मौजूदगी में न सिर्फ एविडेंस रिकॉर्ड की बल्कि भगत सिंह को सजा भी सुनाई। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जो भगत सिंह को सजा सुनाई गई थी वो उसकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उसकी गैर मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड की गई। चूंकि एविडेंस तो कुछ खास थी नहीं, उस वक्त फ्रांसिक होती नहीं थी, डीएनए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वादा माफ गवाहान के ऊपर सजा दी गई। जबकि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जो एक गवाह इस केस के अंदर फिर गया था उसने ये कहा कि मुझे पुलिस ने तशद्दुद करके मनवाया था, मजबूर किया था और जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर मैंने ये गवाही नहीं दी इनके खिलाफ तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, मेरे खानदान को मार दिया जाएगा। तो लिहाजा मैंने मजबूरन नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल को उसने ये बात कही कि मैंने गवाही दी ट्रायल कोर्ट में। तो जब एक गवाह फिर गया, उसने पूरा एक वर्जन सेट कर दिया, तो दूसरे गवाह की गवाही की भी कोई अहमियत नहीं बचती थी। इसके बावजूद इस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने वायसराय की खास रिक्वेस्ट के ऊपर 3 मुजरमान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को आईपीसी सेक्शन 121 121 और 302, राजगुरु 121 302, सुखदेव 121 302 सेक्शन के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। 121 है 121 सेक्शन आईपीसी जो उस वक्त था, आज भी पीपीसी में मौजूद है।
ये बेसिकली कॉन्स्पायरेसी से डील करता है कि मुल्क के अंदर किसी वार को, जंग को छेड़ना, प्लानिंग करना, अबैटमेंट करना, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए। और 302 डायरेक्टली कत्ल का सेक्शन है। हैरानगी की बात यह है कि एक कत्ल के अंदर 3 लोगों को सेम जुर्म में सेम सजा नहीं हो सकती। यह ब्रिटिश का ही स्टैब्लिश किया गया प्रिंसिपल है। यानी कि इन तीनों को जो सजा हो रही है 302 आईपीसी का, ये आज भी 302 मौजूद है आईपीसी का, आज पीपीसी में है। एक मर्डर मिस्टर सैंडर्स के मर्डर के अंदर, मिस्टर जोहन सैंडर्स के मर्डर के अंदर सजा मिल रही है। अब मर्डर चूंकि एक ने किया है तो उसकी कैपिटल पनिशमेंट भी किसी एक को मिल सकती है। सभी को कैपिटल पनिशमेंट सेम ऑफेंस के अंदर नहीं दी जा सकती। हां, डिफरेंट किसी और ऑफेंस के अंदर दी जाए समथिंग एल्स, बट तीनों के ऊपर सेम जुर्म लगा के, सेम सेक्शन लगा के सेम पनिशमेंट देना भी अपने आप के अंदर कानून का बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इस केस के अंदर मुल्जमान की गैर मौजूदगी के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करना जबकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक ब्लंडर। डिफेंस का राइट ना देना, दूसरा ब्लंडर। एक ही जुर्म लगा के तीनों को सेम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दे देना, तीसरा ब्लंडर। वादा मुआफ गवाह का फिर जाने के बावजूद भी उसी गवाह की गवाही के ऊपर रिलायंस करके सजाए मौत दे देना। क्योंकि 302 जो जुर्म है ये इस्टेब्लिश ही उस वादा मुआफ गवाह की गवाही के ऊपर हो रहा है, और तो कोई गवाही थी नहीं इस केस के अंदर तमाम चलान रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर स्क्रीन पर भी आप एफआईआर देख रहे होंगे और मुल्जमान की कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड के ऊपर। तो लिहाजा यहां पर जो 302 का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ है ये वादा माफ गवाह की गवाही के ऊपर हुआ है। और जबकि वादा माफ गवाह फिर गया था, उसने अपनी गवाही से इनकार कर दिया था कि मुझे प्रेशराइज करके गवाही दिलवाई गई। इसके बावजूद इतने ब्लंडर, तकरीबन इस केस के अंदर 6 बड़े मेजर ब्लंडर हैं जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद एक सेंसेबल कानून को जानने वाला इंसान कानून को हाथ लेकर आएगा और शुक्र अदा करेगा कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जैसा भी है, हमारे पास एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास अदलिया का एक बेहतर निज़ाम है। चाहे जैसा भी निज़ाम है, जैसी भी जमहूरियत है, लूली है, लंगड़ी है, लेकिन कम से कम हमारे पास अपना मुल्क है, अपना कानून है जहाँ पर कानून के इस तरह के अंधे ब्लंडर नहीं चलते। और इस केस में जो बम ब्लास्टिंग एक्ट था वो तो साबित नहीं हो पाया, इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन मिस्टर सैंडर्स 302 और 121 वादा मुआफ गवाहान के जरिए ये जुर्म इनके ऊपर इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन इस्टेब्लिश मैं नहीं समझता, मैं इस केस के अंदर भी इन मुल्जमान को अक्यूज नहीं विक्टिम समझता हूं। मैं इनको सबसे बड़ा, ब्रिटिश इनको सबसे बड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर समझते थे। मैं इनको सबसे बड़ा, इनके साथ विक्टिमाइजेशन समझता हूं, इनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी समझता हूं बर्र-ए-सग़ीर की तारीख में। और भी बहुत सी थी, लेकिन उनमें से जो कानूनी नाइंसाफ़ी थी, जो कानूनी अदालती उस दौर का खून था, वो ये मर्डर थे। लिहाजा इन तीनों मुलजमान को 24 मार्च 1931 को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन यहां पर एक और बड़ा ब्लंडर, वो ये कि इनको जो सजाए मौत दी गई वो 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे, जो कि अपने आप में एक अनोखा वाकया था बर्र-ए-सग़ीर की तारीख का, कि शाम को मुल्जमान को सजाए मौत दी गई शाम 7 बजे, जबकि उनकी फांसी का वक़्त 24 की सुबह का था। उससे एक दिन पहले ही उनको सजाए मौत फांसी के तख्तेदार के ऊपर लटका दिया गया। यहाँ पर आप कुछ इमेजिनेटरी तस्वीरें देख रहे होंगे उन तीनों मुल्जमान की। और जो ट्रिब्यूनल के अल्फाज थे आज भी सिक्योर्ड हैं, वो हैं ऑल 3 टू बी हैंग बाई द नेक टिल देयर डेथ। इन तीनों को फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि इनकी मौत वाक़या नहीं हो जाती। इसके साथ ही हमारी आज की केस स्टडी कंप्लीट होती है। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी के साथ। अगर आप किसी और टॉपिक पर, किसी और मशहूर केस के ऊपर लेक्चर इस तरह का सुनना चाहते हैं जहां पर कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में भी बताया जाए, जहां पर एफआईआर फैक्ट्स के बारे में भी, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं उस केस स्टडी के ऊपर भी लेक्चर अपलोड करूँगा। इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज़ को जानने सुनने के लिए। जल्द हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। वस्सलाम।